गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उसको जो नए वीडियोज़ है उनकी अपडेट मिलती रहे और वो अपनी जो अध्ययन है उसको अनवरत जारी रख सके। हमारी जो BA फर्स्ट ईयर की क्लास ले रहे हैं अभी, और BA फर्स्ट ईयर की जो हमारी बुक है राजनीतिक सिद्धांत। कौन सी बुक? राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आज हमारा नया चैप्टर है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। नया चैप्टर है शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण या अवरोध या संतुलन का सिद्धांत। सीधा शक्तियों के पृथक्करण, शक्तियाँ हैं वो व्यवस्थापिका की और हाथों में, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, मतलब शक्तियों को अलग अलग हाथों में बांटना। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत या अवरोध का सिद्धांत या शक्ति संतुलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शक्ति पृथक्करण जो शब्द है इसका अर्थ जान लेते हैं। शक्ति पृथक्करण का अर्थ, तो जब व्यवस्थापन शासन तथा न्याय से संबंधित, शक्ति पृथक्करण का अर्थ होता है जब व्यवस्थापन शासन तथा न्याय से संबंधित शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होकर, व्यवस्थापन का मतलब कानून निर्माण करना, शासन का मतलब सरकार, तथा न्याय से संबंधित शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करे तथा किसी दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप न करे, तो हम इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। सबसे पहले हमारे को हम शक्ति पृथक्करण लेसन पढ़ रहे हैं, तो शक्ति पृथक्करण का अर्थ हमारे को आना चाहिए जब व्यवस्थापन शासन तथा न्याय से संबंधित शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करे तथा किसी दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप न करे, तो हम इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें एक मेडिसन विचारक है, उसने शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है इसकी अर्थ या परिभाषा बताई है। मेडिसन कहता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मेडिसन कहता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक हाथों में एकत्रित होना, चाहे वो एक व्यक्ति हो, थोड़े हो या अधिक हो, और चाहे वंशानुगत मतलब पैतृक हो, स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। मेडिसन की ये परिभाषा है, इसको देख लेना। मेडिसन ने कहा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियां एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वह एक व्यक्ति हो, थोड़े हो या अधिक, और चाहे वह वंशानुगत पैतृक हो, स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी जो शासन है उसकी उपयुक्त परिभाषा कही जा सकती है। अब जो सरकार के अंग है इसका पारस्परिक संबंध हमने पढ़ा था। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, सरकार के 3 अंग कौन कौन से है? तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका विधानमंडल या संसद को कहते हैं, उसका काम होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका सरकार को कहते हैं, इसका उन कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका, अगर सरकार उन कानूनों को अगर जिस प्रकार से विधानमंडल ने निर्माण किया या संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो न्याय दिलाना। ये 3 अंग है सरकार के। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का पारस्परिक संबंध है वो कैसा होना चाहिए? ये समस्या हमेशा से क्या रही है? अत्यंत विवादग्रस्त रही है। और इसमें जो मोंटेस्क्यू है, मोंटेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसमें जो सर्व प्रमुख सिद्धांत है वो किसका है? मोंटेस्क्यू का है। शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत है इसमें सर्वप्रमुख सिद्धांत किसका है? मोंटेस्क्यू का है। शक्तियां व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इसमें अलग अलग इनको शक्तियां दे दी गई है, और कोई भी एक अंग है वो किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, इसे शक्ति पृथक्करण कहते हैं। और शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ या सबसे प्रसिद्ध अगर सिद्धांत है तो किसका है? वो मोंटेस्क्यू का है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, इसका आशय है कि व्यवस्थापन, शासन तथा न्याय से संबंधित शक्तियां पृथक हाथों में रहे, इनसे संबंधित विभाग अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र हो, ताकि कोई भी विभाग एक दूसरे विभाग की शक्ति और अधिकारों में हस्तक्षेप न करे। यही क्या होते हैं? शक्ति पृथक्करण है। अब देखो, सबसे पहले हम यूनानी दार्शनिक शक्ति पृथक्करण की सबसे पहले बात है
विधान में या शासन में किसने की? तो किसने की? अरस्तु ने की। किसने की? अरस्तु ने की। अरस्तु कहाँ का था? यूनान का दार्शनिक था, विचारक था। तो सबसे पहले शक्ति पृथक्करण की बात और कौन करता है? अरस्तु करता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने की और इसने अपने शासन विधान को पहली बार, अरस्तु ने अपने शासन विधान है इसको पहली बार 3 नामों में बांटा: असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी। असेंबली, मजिस्ट्रेसी जुडिशियरी। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत व्यवस्थित रूप से देने वाला मोंटेस्क्यू था, परंतु शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की सबसे पहले यूनानी दार्शनिक अरस्तु है, इसने अपने शासन विधान को पहली बार है वो 3 विभागों में, विमर्शकारी, कार्यकारी और न्यायकारी, 3 विभागों में बांटा था। विमर्शकारी, कार्यकारी और न्यायकारी। ठीक है। असेंबली, मजिस्ट्रेसी, कार्यपालक, ये विमर्शकारी, ये कार्यकारी और जुडिशरी। सबसे पहले इसने अपने जो शासन है या विधान है इसको 3 भागों में बांटा और कौन था वो? अरस्तु था। कहाँ का था? यूनान का था। तो ध्यान रखना है, इसने असेंबली का अर्थ क्या हुआ? विमर्शकारी। मजिस्ट्रेसी का क्या हुआ? कार्यपालक या कार्यकारी। और जुडिशरी, न्यायकारी या न्यायपालिका। तो यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपने शासन विधान को पहली बार विमर्शकारी, कार्यकारी और न्यायकारी, असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी नामक 3 विभागों में बांटा था, जिनसे आधुनिक व्यवस्थापिका शासन तथा न्याय विभाग का बोध होता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और वर्तमान युग के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले बांटने वाला कौन था? अरस्तु था। तो इस बात का ध्यान रखना है। राजनीति शास्त्र में या राजनीति शास्त्र के जनक कौन थे? अरस्तु है। इसको राजनीति शास्त्र का जो अपना ये हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, इस राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। इसने पॉलिटिक्स नामक बुक लिखी थी, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो अरस्तु है। इसने अपने शासन विधान को 3 भागों में बांटा था: असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी। इसको ही वर्तमान समय में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इन नामों से जाना जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन 16वीं सदी में, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन सबसे प्रमुख मोंटेस्क्यू का है। परंतु मोंटेस्क्यू से पहले विभिन्न जो राजनीतिक विचारक है उसने शक्तियों का पृथक्करण करने की कोशिश की थी। और सबसे पहले हम किसको? अरस्तु को। अरस्तु, इसने अपने शासन विधान को 3 भागों में पृथक किया था: असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी। तो इसका अध्ययन कर रहे हैं। हालांकि जो सबसे इसमें प्रमुख जो सिद्धांत है वो किसका है? मोंटेस्क्यू का। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले प्रयास किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु के बाद में हम आगे चलते हैं तो 16वीं सदी में कहाँ की घटना है? फ्रांस की। 16वीं सदी में कहाँ की घटना है? फ्रांस की है। तो 16वीं सदी में फ्रांस में एक विचारक हुआ था, जीन बोदा। क्या नाम था? जीन बोदा। फ्रांसीसी दार्शनिक जीन बोदा। जीन बोदा ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। तो 16वीं सदी में फ्रांसीसी दार्शनिक जीन बोदा ने किया। इस बात का ध्यान रखना है। 16वीं सदी में किसने किया था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का? तो किसने किया था? जीन बोदा ने किया था। इसी हम आगे चलते हैं तो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, 17वीं शताब्दी में कहाँ पर? ब्रिटेन में, या वर्तमान समय में इंग्लैंड कह सकते हैं। तो इंग्लैंड में प्यूरिटन जो क्रांति के समय, प्यूरिटन जो 1648 में ब्रिटेन में क्रांति हुई थी, प्यूरिटन क्रांति 1688 में, तो प्यूरिटन क्रांति के समय ब्रिटेन में जो प्यूरिटन क्रांति हुई थी, इस समय कार्यपालन और विधायन शक्तियों का पतन किया गया था। ब्रिटेन में कार्यपालिका संबंधी और विधायिका संबंधी, ब्रिटेन में कार्यपालिका व विधायिका संबंधी जो
जिसमें 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, प्यूरिटन क्रांति, उस समय यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका है, इनके कार्यों को अलग अलग पृथक करने की कोशिश की गई। 18वीं शताब्दी में हैरिंगटन जेम्स 18वीं शताब्दी में हैरिंगटन जेम्स ने कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का विभाजन किया। कार्यपालिका व विधायिका के बीच में, कार्यपालिका व विधायिका के बीच में शक्तियों का क्या किया? विभाजन किया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। शक्ति पृथक्करण, थ्योरी ऑफ दी सेपरेशन ऑफ पावर्स और शक्ति पृथक्करण का अर्थ जब व्यवस्थापन शासन तथा न्याय से संबंधित शक्तियां एक दूसरे से स्वतंत्र होकर कार्य करें तथा किसी दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप न करें तो हम इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। मेडिसन ने एक परिभाषा दी है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक हाथों में एकत्रित होना, चाहे वो एक व्यक्ति हो, थोड़े हो या अधिक, और चाहे वो वंशानुगत पैतृक हो, स्वतः नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अत्याचारी शासन की उपयुक्त परिभाषा कहा जा सकता है। और सबसे पहले हमने पढ़ा था शक्ति पृथक्करण का जो सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है वो मोंटेस्क्यू का है, परंतु सबसे पहले कोशिश किसने की थी? यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने की थी, और अरस्तु ने इसको असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी, जिसको वर्तमान में हम इसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कह सकते हैं। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में फ्रांस के जीन बोधा था, इन्होंने प्रयास किया। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में जो प्यूरिटन क्रांति हुई थी 1688 में, गौरवपूर्ण क्रांति, इसमें इसको कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को बांटा गया, अलग अलग पृथक किया गया। 18वीं शताब्दी में है वो हैरिंगटन जेम्स है, इसने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को क्या किया? अलग अलग किया। तो ये इतनी यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम जॉन लॉक को पढ़ते हैं। तो जॉन लॉक ने एक परिभाषा दी थी, ब्रिटेन का था जॉन लॉक, 1632 में इसका जन्म हुआ था। तो जॉन लॉक ने एक परिभाषा दी थी, इसने कहा था कि शासन शक्तियों को व्यवस्थापिका, शासन शक्तियों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, जॉन लॉक ने कहा कि शासन शक्तियों को व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा संघात्मक शक्तियों में विभाजित करना, संघात्मक शक्तियों में विभाजित करना। संघात्मक शक्तियों में विभाजन। तो मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके समझ में आ गया है, और यहाँ तक आपको समझना ज़रूरी भी है। शक्ति पृथक्करण का अर्थ मैंने बता दिया कि जो शक्तियाँ हैं वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग डिपार्टमेंट है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, इसमें अलग अलग हाथों में होने चाहिए, किसी एक के हाथों में नहीं होनी चाहिए, और कोई दूसरी शक्ति, किसी एक जो दूसरी शक्ति है उसके हस्तक्षेप नहीं करे, अपने कार्यों में स्वतंत्र है पर दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। सबसे पहले जो शक्ति पृथक्करण है इसकी बात है यूनानी दार्शनिक अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु को राजनीति शास्त्र है, इसका जनक भी कहा जाता है, और इसने असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी, वर्तमान में हम जो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, असेंबली है वो व्यवस्थापिका, मजिस्ट्रेसी और कार्यपालिका, और जुडिशरी है वो न्यायपालिका कह सकते हैं। और उसके बाद में 16वीं शताब्दी में जीन बोधा ने किया था। 17वीं शताब्दी में ब्रिटेन में प्यूरिटन जो क्रांति हुई थी उसमें कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग शक्तियाँ दी गई। 18वीं शताब्दी में हैरिंगटन जेम्स ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग किया, और जॉन लॉक ने कहा कि शासन जो शक्तियाँ हैं इनको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और संघात्मक शक्तियों में इसका क्या होना चाहिए? विभाजन होना चाहिए। हालांकि जो शक्ति पृथक्करण है इसका बोधा ने, जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है इसका जनक किसे कहा जाता है? जीन बोधा को कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है इसका जनक किसे कहा जाता है? शक्ति पृथक्करण। क्वेश्चन आ जाए कि शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है इसका जनक किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं?
जीन बोधा को कहते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, इसका जनक किसे कहते हैं? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक जीन बोधा को कहा जाता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वास्तविक एवं अंतिम रूप देने का श्रेय है वो किसको है? मोंटेस्क्यू को है। ध्यान रखना है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? जीन बोधा को कहते हैं। तो शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है इसको वास्तविक और अंतिम अंतिम रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय किसे है? मोंटेस्क्यू को है। इन बातों को अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। ये बातें हैं बार बार पूछी जा सकती है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, इसका जनक है किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जीन बोधा को कहा जाता है। तो शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है इसका वास्तविक और अंतिम रूप में, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को वास्तविक और अंतिम रूप में श्रेय देने का है वो किसे दिया जाता है श्रेय? मोंटेस्क्यू को। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपके समझ में आ गई। आगे की बातें हम हमारी कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।